हेलो स्टूडेंट्स। सोशियोलॉजी के थिंकर की सीरीज में टालकट पार्सन्स आपका नया टॉपिक है। और टालकट पार्सन्स को पढ़ने से पहले आप एक बार मैक्स वेबर को जरूर पढ़ना, क्योंकि टालकट पार्सन्स की जो थ्योरी हैं वो मैक्स वेबर से इंस्पायर हुई हैं और टालकट पार्सन्स ने मैक्स वेबर को कार्यों को आगे बढ़ाया है। और आप देखोगे जो मैक्स वेबर आपकी सोशल एक्शन की बात करता है, तो ये समाजशास्त्र में सामाजिक क्रिया के सिद्धांत की बात करते हैं। ठीक है, चलते हैं बेटा, टालकट पार्सन्स को लेकर के स्टडी करते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं और क्या क्या इनकी मेन बुक्स हैं। पार्सन्स 1902 से आपका 1979 तक इनका लाइफ पीरियड रहा है। अब आप देखोगे कि क्यों इन पे मैक्स वेबर का प्रभाव है। जब ये अपने स्टडी एरिया में गए तो मैक्स वेबर की जो, हालांकि आप देखोगे डेथ इनकी हो चुकी थी उस टाइम तक, बट उनकी वाइफ मैरीने थी और मैरीने जो वर्क कराती थी मैक्स वेबर के कार्यों पर सेमिनार जो कराती थी, उन सेमिनार को अटेंड करने का कार्य टालकट पार्सन्स का रहा है। इसीलिए इनके इंटेलेक्चुअल वर्क पे मैक्स वेबर के जो वर्क हैं उनकी छाप देखने को मिलती है। मैन वर्क ऑफ पार्सन्स, क्या क्या इनके इंपोर्टेंट बुक हैं। हर एक थिंकर की बुक आपको अच्छे तरीके से करनी है। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन 1937, ये इंपोर्टेंट बुक है इनकी। सामाजिक क्रिया की संरचना जो है, ये इनकी इंपोर्टेंट बुक है 37 की। द सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था 51 की बुक है। टुवर्ड ए जनरल थ्योरी ऑफ एक्शन विद सील, एडवर्ड सील के साथ इनकी 51 की बुक है। फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरेक्शन प्रोसेस विद बेल्स के साथ इनकी 53 की बुक है। एसे इन सोशियोलॉजिकल थ्योरी 64 की बुक है। और सोसाइटी इवोल्यूशनरी एंड कॉम्पेरेटिव पर्सपेक्टिव 1966 की बुक है। ये इनका मेन वर्क है, इंपोर्टेंट बुक हैं जो टालकट पार्सन्स के द्वारा लिखी गई हैं। अब आप देखोगे इसमें सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट नेट जेआरएफ की परीक्षा के लिए या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये बुक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट में चलते हैं इनका। अगर लाइफ स्केच की बात करते हैं तो टालकट पार्सन्स लाइफ पीरियड इनका ये है। अमेरिकी थे पार्सन्स का जन्म सन 1902 में कोलोराडो में अमेरिका में हुआ, एक यहूदी परिवार में हुआ। बेटा किसी भी थिंकर की जो फैमिली रिलीजन है वो उस थिंकर के थॉट को प्रभावित करते हैं। इसलिए आप देखोगे जब हम थिंकर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उनकी फैमिली बैकग्राउंड को पढ़ते हैं, रिलीजन को पढ़ते हैं। इनके पिता धर्म परिषद के मंत्री और प्रोफेसर थे, बाद में इन्हें एक छोटे कॉलेज के अध्यक्ष बनाए गए। पार्सन्स हेंडलबर्ग विश्वविद्यालय में आने से पूर्व 5 वर्ष पूर्व ही मैक्स वेबर की मृत्यु हो गई थी। कहाँ गए थे ये? हेडलबर्ग विश्वविद्यालय। लेकिन पार्सन्स की कृतियों में वेबर का काफी प्रभाव देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब ये शैक्षिक संस्थान में एंट्री लेते हैं तो उससे 5 वर्ष पूर्व मैक्स वेबर की डेथ हो चुकी थी, बट उनकी वाइफ जो थी मैक्स वेबर की, मरी ने उनके कार्यों को लेकर के सेमिनार ऑर्गेनाइज कराती थी और उन सेमिनार को ज्यादातर अटेंड करने का कार्य टालकट पार्सन्स का रहा है। इसीलिए इनके कार्यों पर मैक्स वेबर का काफी प्रभाव देखने को मिलता है। वेबर के विचारों को लेकर के हेडलबर्ग विश्वविद्यालय में शोध कार्य कर रही पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है इन्होंने। 1937 में सर्वप्रथम सामाजिक क्रिया की संरचना, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन लिखी। आप देखोगे जब आपको मैक्स वेबर पढ़ाया गया तो वहां पे सोशल एक्शन बताया गया है। आप देखोगे मैक्स वेबर का कार्य सोशल एक्शन को लेकर के है। इन्होंने इस सोशल एक्शन की चीज को आगे बढ़ाया है कि वह कौन सी संरचना है जिसमें हम सामाजिक क्रिया करते हैं या सामाजिक क्रिया किस सोशल स्ट्रक्चर से प्रभावित होकर के कंडक्ट की जाती है। इस विचार को ये आगे बढ़ा करके ले गए हैं और आगे देखोगे चल करके पूरी थ्योरी इनकी मैक्स वेबर के कार्यों को आगे बढ़ाती हुई दिखती है और जो इनका वर्क है वो उनसे प्रभावित दिखाई देता है। 1944 में हार्वर्ड के समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष बना दिया गया। 2 वर्ष बाद सामाजिक संबंधों के विभाग की स्थापना की। सन 1949 में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। ये इंपोर्टेंट है आपका। अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन अपने आप में एक रेपुटेड और इंटरनेशनल फेम वाली संस्था है। तो 49 में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं टालकट पार्सन्स। वेबर के व्यक्तिवाद और दुर्खिम के समष्टिवाद को जोड़ने का प्रयास किया है।
अब आप देखोगे वेबर की जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो ये इंडिविजुअल को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। जब हम दुर्खीम को पढ़ते हैं तो ये सोसाइटी को प्रायोरिटी देते हैं। दोनों की थ्योरी में ये विरोधाभास है और इन्होंने इनके बीच की चीजें निकालने का प्रयास किया है। विचार, मूल्य, मानदंड पार्सन्स की वैचारिकी प्रणाली के मुख्य केंद्र बिंदु रहे हैं। मूल्य और मानदंड किस प्रकार व्यक्तिगत क्रियाओं को प्रभावित कर अंत सामाजिक व्यवस्था की रचना करते हैं, यह भी सही पार्सन्स के समाजशास्त्रीय सिद्धांत का केंद्र बिंदु रहा है। अब आप देखोगे इन्होंने कहा है कि सोशल स्ट्रक्चर जो है, सोसाइटी जो है वो मानदंड देती है और वो मानदंड व्यक्ति की क्रिया को निर्धारित करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वेबर के व्यक्तिवाद और दुर्खीम के समष्टिवाद को जोड़ने का प्रयास इनके द्वारा किया गया है। आप देखोगे इन्होंने कहा है कि कोई क्रिया भी इसी तरीके से ये इनके प्रकरण कंडक्ट नहीं होती, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। सामाजिक क्रिया के सिद्धांत की बात जो इन्होंने की है, सामाजिक क्रिया किन परिस्थितियों में कंडक्ट होगी, क्या उसका एक एटमॉस्फेयर रहेगा, उन चीजों को लेकर के पार्सन्स के विचार हैं। पार्सन्स ने व्यक्त किया कि वृहद स्तरीय सामाजिक प्रणाली व्यवस्था, सोशल सिस्टम के विश्लेषण द्वारा इनमें समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है, जिसमें सामाजिक क्रिया सिद्धांत की शुरुआत की है। इन्होंने कर्ता और उनके सामाजिक तथा प्राकृतिक परिवेश जिसमें सामाजिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं के संबंधों का गहन अध्ययन किया है। ये पॉइंट ध्यान रखना बेटा, कर्ता और उनके सामाजिक तथा प्राकृतिक परिवेश जिसमें सामाजिक क्रियाएं संपन्न होती हैं, इनका गहन अध्ययन किया है। अभी इससे पहली स्लाइड में आपको ये दिया है कि मैक्स वेबर के व्यक्तिवाद और दुर्खीम के समष्टिवाद को जोड़ने का प्रयास किया है। ये डीपली लाइन है, कर्ता और उनके सामाजिक तथा प्राकृतिक परिवेश जिसमें सामाजिक क्रियाएं संपन्न होती हैं के संबंधों का गहन अध्ययन किया तथा बताया कि इस परिवेश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व वे दूसरे व्यक्ति होते हैं जिनके साथ कर्ता अंतः क्रिया करता है। हमारा इंटरेक्शन प्रोसेस अदर से रिफ्लेक्ट होता है, ये कह रही है। कर्ता को क्रिया करते समय क्रियाओं, अपेक्षाओं और उद्देश्यों का ध्यान रखना पड़ता है। इस अंतः क्रिया में मानदंड, नॉर्म और मूल्य महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि ये ही अंतः क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। किस प्रकार से अंतः क्रिया ह्यूमन करेगा सोसाइटी में, ये उसके मूल्य और मानदंड निर्धारित करेंगे जो सोसाइटी के द्वारा अपॉइंटेड किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं तथा इसके व्यवहार के बारे में पूर्व अनुमान प्रकट करते हैं। सामाजिकरण के बारे में बताया कि कर्ता उन मूल्यों और मानदंडों को सीखता है जो धीरे धीरे व्यक्तित्व का अंग बन जाते हैं। बेटा बहुत से बच्चों को सोशलाइजेशन के बारे में नहीं पता होता है, आपको पता होगा बट बहुत से बच्चे नहीं जानते सोशलाइजेशन क्या है। सोशलाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग, सीखने की, देखो बेटा जीवन पर्यंत सीखने की प्रक्रिया सामाजिकरण कहलाती है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस नोन एज सोशलाइजेशन। कहाँ सोशलाइजेशन होता है? सोसाइटी में, ठीक है। सामाजिकरण के बारे में बताया कि कर्ता मूल्य और मानदंडों को सीखता है जो धीरे धीरे व्यक्ति का अंग बन जाते हैं। व्यक्तित्व की रचना सामाजिक व्यवस्था को महत्वपूर्ण निर्णय कारक माना है, ठीक है। आप देखोगे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है और बेटा आपको ये डीपली अच्छे से समझना है, रटना नहीं है। आप देखोगे ना कि जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं पार्सन्स को अगर समझना है तो इसके ये कोट जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत अच्छे तरीके से इनको एनालिसिस करना है। स्वैच्छिक सिद्धांत के अंतर्गत बताया कि मानव प्राणी को अनेक लक्ष्य और साधनों में से अपने लक्ष्य और साधन का चुनाव करते हैं। जब हम किसी सोसाइटी में इंटरेक्शन करते हैं, कोई क्रिया करते हैं तो हमारे सामने बहुत से लक्ष्य होते हैं, बहुत से साधन होते हैं, बट वो हमें चुनने होते हैं कि हम अपनी चॉइस सोशलाइजेशन, ट्रेडिशन और कल्चर के बिहाफ पर उनको अडेप्ट करते हैं। इस संदर्भ में कर्तागण अधिकाधिक तुष्टि प्राप्त करने संबंधी व्यवहार और संबंध परिस्थिति और भूमिका की प्रणाली के रूप में संस्थागत हो जाते हैं, जिससे सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है। सोशल सिस्टम इसके द्वारा क्रिएट होता है। 3 उप प्रणालियों की उपस्थिति बताई है इन्होंने। व्यक्तिगत प्रणाली स्वयं करता है, सांस्कृतिक प्रणाली परिस्थिति और भूमिका से जुड़े मानदंड
कल्चर की बात की है और भौतिक पर्यावरण। आप देखोगे जब अभी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी तो उसमें यह बताया गया था कि किसी भी व्यक्ति का जो सोशल एक्शन है वो सोसाइटी के मूल्यों के द्वारा प्रभावित होगा। ये व्यक्ति जो कार्य करेगा, ये कार्य इसकी परिस्थिति भूमिका के साथ साथ इसकी संस्कृति से भी प्रभावित होंगे। ये पार्सन्स की सेंट्रल थीम है पूरे आइडियाज को लेकर के, सोशल एक्शन को लेकर के, और जो डिफ्रेंशिएट किया गया है उसको लेकर के। इन्होंने बताया कि कोई भी प्रणाली तब तक जीवित रहती है जब तक वह 4 प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती। इस पूरे लेक्चर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एजिल पैराडाइम। बहुत बार यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, AGIL, AIGL, ALGI, इसको सही सीक्वेंस कौन सी है? तो राइट सीक्वेंस है आपकी एजिल पैराडाइम। इन्होंने बताया कि कोई भी सोशल सिस्टम है, कोई भी प्रणाली है, वो तब तक जीवित रहती है जब तक ये 4 प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ठीक है, कौन कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति है? पहला ए से यहाँ पे आप देखोगे एडेप्टेशन प्रोसेस, अनुकूलन, भौतिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाना। ये सोसाइटी की एक नेसेसिटी है टू एग्जिस्ट योरसेल्फ। लक्ष्य प्राप्ति, गोल अटेनमेंट, लक्ष्य निर्धारण और साधनों का चुनाव। इंटीग्रेशन, एकीकरण, आंतरिक संरचना और उचित तालमेल। और पैटर्न प्रतिमान अनुरक्षण, ये आपका सापेक्षिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए तथा कार्यों के संपादन हेतु प्रेरणा जागृत करना, यह व्यवस्था के संकुल के नाम से जानी जाती है। ये एजिल पैराडाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हर परीक्षा में लगभग पार्सन्स की अगर बात आती है तो मेन तौर पे एजिल पैराडाइम का जिक्र किया जाता है। एजिल पैराडाइम किसके द्वारा दिया गया है, फुल फॉर्म इनकी पूछ ली जाती है और सही सीक्वेंस पूछ ली जाती है, एडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन और लेटेंट मैनिफेस्टेशन। अगर इनमें से कोई एक पॉइंट की पूर्ति नहीं होती है तो सामाजिक व्यवस्था को व्यवधान या खतरा पैदा हो सकता है, ये कहते हैं ये। बेटा ध्यान रखना, एजिल पैराडाइम पार्सन्स के टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। पार्सन्स ने व्यक्तित्व, सांस्कृतिक और जैविकीय भौतिक एक विशेष प्रकार के रूप में निर्माण करती है, जिससे पार्सन्स ने क्रिया को सामान्य प्रणाली कहा है। सामाजिक प्रणाली के 4 उप प्रणालियां होती हैं। ये उप प्रणालियां सोपानिक क्रम में रूप में होती हैं। सामाजिक प्रणाली के सर्वप्रथम उप प्रणाली, ये 4 उप प्रणालियों का जिक्र इन्होंने किया है। सामाजिकरण प्रणाली, प्रतिमान अनुरक्षण, सामाजिक नियंत्रण की संस्थाएं, राजनीतिक प्रणाली और आर्थिक प्रणाली। ये इनकी सब स्ट्रक्चर है या सब सिस्टम भी से हम बोल सकते हैं, उप प्रणालियां बोला है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एजिल पैराडाइम है, उसको आपको भूलना नहीं है। इसके बाद है पार्सन्स ने प्रणालियों के संस्थान व्यवस्था में दर्शाने के लिए इतिहास के उद्विकास सिद्धांत का प्रयोग किया है। मानव समाजों का विकास अमीबा, एक कोशिकीय जीव की भांति विखंडन और बाद में एकीकरण की प्रक्रिया द्वारा सरल से जटिल के रूप में हुआ है। साइबरनेटिक हायरार्की की बात करते हैं। साइबरनेटिक हायरार्की के रूप में संगठित होती हैं प्रणालियां, अर्थात सर्वप्रथम वे प्रणाली आती हैं जिनके सूचना का स्तर ऊंचा होता है। उदाहरणार्थ प्रणाली का क्रम आता है, जैसे मानवीय जैविकीय प्रणाली जिनका ऊर्जा स्तर थोड़ा कम ऊंचा होता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके नहीं है। पार्सन्स ने कहा है कि सामाजिक क्रिया, अंतः क्रिया, ये इनके प्रकरण नहीं होती हैं। ये आपका नेट की परीक्षा से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने कहा है कि सोसाइटी में कोई भी अगर व्यक्ति कोई एक्शन कर रहा है तो वो एक्शन ऐसे ही नहीं होगा, बट उस एक्शन के लिए एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक तरीके से हम उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इस टाइम कोई व्यक्ति क्या डिसीजन लेने वाला है और वो डिसीजन उसके सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के द्वारा निर्धारित होंगे। पार्सन्स ने कहा है कि सामाजिक क्रिया, अंतः क्रिया, ये इनके प्रकरण ढंग से नहीं होती है, अपितु इसका व्यवस्थित चरित्र ही एक स्वरूप को जन्म देता है जिसे उन्होंने सामाजिक प्रणाली या सामाजिक व्यवस्था का नाम दिया है। सोशल एक्शन जब मैक्स वेबर पढ़ाते हैं तो वो सोशल सिस्टम का जिक्र नहीं करते हैं, बट पार्सन्स कहते हैं कि दैट सोशल एक्शन क्रिएटेड बाय सोशल सिस्टम, सोशल सिस्टम के द्वारा हमारा सोशल एक्शन प्रभावित होगा।
और ये सोशल सिस्टम ही डिसाइड करेगा कि किस प्रकार की सामाजिक क्रिया व्यक्ति के द्वारा समाज में की जाने वाली है। सामाजिक क्रिया और सामाजिक प्रणाली के दोनों अवधारणा को पार्सन्स ने एक नई अवधारणा पैटर्न वेरिएबल द्वारा संबद्ध किया है। प्रवृत्ति प्रतिमान को उन्होंने डायलेमा के रूप में परिभाषित किया है। पार्सन्स के निम्न जगहों की चर्चा की है। अब यहाँ पे इन्होंने ये डिस्कशन किया है, पैटर्न वेरिएबल भी आपके पार्सन्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पार्सन्स की बुक्स आपको करनी है, पार्सन्स के कुछ कॉन्सेप्ट करने हैं, पैटर्न वेरिएबल करने हैं, एजिल पैराडाइम करना है। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इन्होंने ये कहा कि कोई भी व्यक्ति किस तरीके से डिसीजन लेगा, तो सार्वलौकिक बनाम विशिष्टतावादी। अगर कोई व्यक्ति एक मीटिंग में बैठा है और वहां पे वो किस तरीके से उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा, तो ये आप देखोगे जो ये दिया है डायलेमा, दुविधाओं, सार्वलौकिक होगा या विशिष्टतावादी होगा। कर्ता को दूसरों के साथ व्यवहार करते समय यह फैसला करना होता है कि वह दूसरे व्यक्ति के साथ सामान्य मानदंड के आधार पर व्यवहार करे या व्यक्ति विशेष से जुड़े मानदंड के आधार पर व्यवहार करे। उदाहरण के तौर पे आप देखोगे, एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझ में आएगा। कोई व्यक्ति इंटरव्यू लेने के लिए बैठा है, चेयरपर्सन है इंटरव्यू कमेटी का, और स्टूडेंट उसका आ जाता है इंटरव्यू देने के लिए। अब ये स्टूडेंट के साथ या तो सभी को जैसे ट्रीट कर रहा है ऐसे ट्रीट करेगा, या वो उसे विशेष तौर पे ट्रीट करेगा, विशेष व्यक्ति के तौर पे, जैसे कि ये मेरा स्टूडेंट है और उसके साथ वो लीनियंसी बरतेगा। तो इन दो तरीके से ही उसका व्यवहार होगा, सार्वलौकिक बनाम विशिष्टतावादी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका निष्पादन बनाम गुण अभिमुखता। कर्ता को यह निश्चित करना होता है कि व्यक्ति के विषय में निर्णय कार्यों के आधार पर करे या व्यक्तिगत गुणों के आधार पर करे। हर व्यक्ति के दो पार्ट होते हैं। सपोज दैट एक डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष हैं, और जो बच्चा एकेडमिक स्ट्रॉन्ग है उसे अच्छे नंबर देगा, या जो बच्चा उसके घर के कार्यों में उसका सहयोग करता है उसको अच्छे नंबर देगा। तो निष्पादन बनाम गुण अभिमुखता सेकंड वाला पॉइंट है, और इन्होंने पार्सन्स ने इसका डिस्कस किया है कि कर्ता को क्रिया करते समय ये डिसीजन लेना है कि किस बिहाफ पर वो सोशल एक्शन लेगा, एक्शन क्रिएट करेगा। थर्ड पॉइंट है आपका भावात्मक तटस्थता बनाम भावात्मकता। कर्ता को किन्हीं संबंधों में पूर्णतः भावात्मक तटस्थ रहकर मात्र एक साधन के रूप में कार्य कर सकता है, या फिर संबंधों में पूर्णतः लगाव हो सकता है। ये इनका थर्ड पैटर्न वेरिएबल है। फोर्थ में है निश्चितता बनाम गुण विसरणता। कर्ताओं को किन्हीं स्थितियों में दूसरे के साथ संबंध बनाए रखने हेतु चुनाव करना होता है कि वे किन्हीं उद्देश्य को पूरा होने तक जुड़े रहेंगे या आगे भी जुड़े रहेंगे। ये पैटर्न वेरिएबल हैं, टालकट पार्सन्स के, इंपोर्टेंट हैं, बहुत बार ये पूछे गए हैं, और ये डिसाइड करते हैं कि किसी भी स्थिति में सोशल एक्शन कैसे क्रिएट होगा। विभिन्न स्थितियों में विरोधी प्रतिमान को सामूहिकरण अलग अलग हो सकता है। जैसे परिवार में वे हमें विशिष्टता, भावात्मक, गुण अभिमुखता और विसरणता देखने को मिलती है। अब बेटा सोसाइटी में ये ही चीजें आपकी डिस्कस करने लायक हैं। आज जो सोशल स्ट्रक्चर बदल रही है, आप सोसाइटी में आप देखोगे कि नीले ड्रम के नाम से अब फेमस हुए हैं। सोशल मीडिया पे काफ़ी लोगों ने व्यू कमाए हैं, पैसे कमाए हैं, बट एक इंसिडेंट जो है इतना फेमस हुआ है कि वो फौरन तक इस घटना का बड़ा एक निंदा हुई है। बट आज रिलेशन में किस तरीके से कोई व्यक्ति क्या ट्रीटमेंट कर रहा है फैमिली में जहाँ भावात्मक संबंध डेवलप होने चाहिए वहाँ तार्किक हो रहे हैं। तो ये जो रिप्लेसमेंट हो रहा है सोशल एक्शन का, तो ये आने वाले समाज में सामाजिक व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा खतरा सिद्ध होगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। जबकि किसी कारखाने के संगठन में सार्वलौकिकता, भावात्मक तटस्थता, निष्पादन और गुण अभिमुखता विशेषता के आधार पर होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे सामाजिक क्रिया, कई बार देखना बेटा, कहीं तार्किकता के आधार पर जहां होनी चाहिए वहां आप अगर भावात्मकता के आधार पर करोगे तो ये बैलेंस नहीं रहेगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, और हो सकता है कि हाँ ये चीजें ज्यादा हार्मफुल कर्ता के लिए हो जाएं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं टालकर पार्सन्स को आगे बढ़ाते हुए। पार्सन्स के विचारों और अवधारणाओं, कर्ता, क्रिया, अनुक्रिया, मानदंड
कर्ता की बात करते हैं, क्रिया की बात करते हैं, रेस्पॉन्स की बात करते हैं, नॉर्म्स की बात करते हैं, वैल्यू की बात करते हैं, सोशलाइजेशन की बात करते हैं, इंटरनलाइजेशन की बात करते हैं, परवर्ती प्रतिमान की बात करते हैं, सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं और प्रकार्यात्मक आवश्यकता की बात करते हैं। आदि का विकास हुआ है। पार्सन्स की संरचनात्मक प्रकार्यवादी के रूप में जाना जाता है। पिछली वीडियो में आपको रेडक्लिफ ब्राउन पढ़ाए गए थे। रेडक्लिफ ब्राउन भी आपके संरचनात्मक प्रकार्यवादी हैं। दोनों पॉइंट को लेकर के वो डिस्कस करते हैं। बी मैल्यूस की प्रकार्यवादी हैं, ठीक है, के रूप में जाना जाता है। ये वृहद स्तरीय सामाजिक सांस्कृतिक संरचना और संस्थाओं के संबंधों को उजागर करते हैं। सामाजिक संरचनात्मक प्रकार्यवादी विचारक जो हैं वो सोशल स्ट्रक्चर को फंक्शन से कोरिलेट करते हैं और फंक्शन किन कंडीशंस में स्ट्रक्चर के द्वारा क्रिएट किया जाता है, इन चीजों पर वो फोकस अच्छे तरीके से करते हैं। उन्होंने बताया कि समाज की संरचना सहयोगात्मक संबंध होता है जो समाज में संतुलन बनाए रखता है। परिवर्तन इस व्यवस्थापन का हिस्सा होता है। सी राइट मिल्स ने पार्सन्स की आलोचना की है और पार्सन्स ने आधुनिक प्रकार्यवाद की नींव रखी है। ये पॉइंट्स हैं आपके जो पार्सन से रिलेटेड हैं, पार्सन्स की थ्योरी को समझने में आपको सहायक सिद्ध होंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं इसमें आगे। सामाजिक व्यवस्थाओं का अपना एक ही चरित्र होता है और अस्तित्व होता है। इसकी अपनी आवश्यकताएं होती है। यदि व्यवस्थाओं को जीवित रखना है तो इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना आवश्यक है। एजिल पैराडाइम की तरफ ये फोकस आपका करता है। पार्सन्स क्रिया सिद्धांत को लक्ष्य से जोड़ते हैं। सामाजिक क्रिया के तीन शर्तें हैं, एक्टर, सिचुएशन एंड मोटिवेशन। इनके बिना सामाजिक क्रिया नहीं होगी। सोशल एक्शन इन कंडीशंस में क्रिएट होगा। एक्टर होना चाहिए, सिचुएशन होनी चाहिए एंड मोटिवेशन होना चाहिए। जब हम मैक्स वेबर को पढ़ते हैं तो मैक्स वेबर ने 4 प्रकार के सोशल एक्शन बताए हैं। वहां पे मोटिवेशन की भी बात की है, इंटरेक्शन प्रोसेस की भी बात की है। टू और मोर इंडिविजुअल इंटरेक्ट विच अदर, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो सोशल एक्शन हमारा क्रिएट होता है। पार्सन्स के अनुसार अभिप्रेरणा के 3 स्वरूप हैं, सौंदर्यात्मक अभिप्रेरणा, संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा और मूल्यांकनात्मक अभिप्रेरणा। इन आधारों पर 3 प्रकार की सामाजिक क्रिया बताते हैं। अभिव्यंजनात्मक सामाजिक क्रिया, साधनात्मक इंस्ट्रूमेंटल, एक्सप्रेसिव इंस्ट्रूमेंटल और इथिकल नैतिक सामाजिक क्रिया। अगर आप देखोगे तो ये मैक्स वेबर से थोड़ा अलग की पॉइंट है। जहां मैक्स वेबर की हम बात करते हैं तो मैक्स वेबर जो आपकी क्रिया बताते हैं वो 4 प्रकार की बताते हैं। सोशल एक्शन 1, 2, 3, 4, ये सोशल एक्शन इन्होंने बताए हैं। तो उनसे अलग यहाँ पे इन्होंने 3 क्रियाओं का अलग से जिक्र किया है, तो इसे मेंशन कर लेना बेटा, नोट कर लेना अपने नोट्स पे। 3 प्रकार के सामाजिक मूल्यों की चर्चा करते हैं, एक्सप्रेसिव, कॉग्निटिव एंड एथिकल वैल्यू। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक नियंत्रण 3 प्रकार के होते हैं, अनुनय, अवरोधन एंड पृथक्करण। आप देखोगे बेटा यहां से टीचिंग एप्टीट्यूड में एक क्वेश्चन डेवलप होता है आपका पेपर 1 में। क्लास रूम की सिचुएशन है, इसके लिए टीचर के लिए शिक्षक को ये डिसाइड करना है कि उसकी कक्षा में नोट करते रहना बेटा इसे। शिक्षक को यह निर्णय लेना है कि उसकी कक्षा में जो बच्चा उद्दंडता कर रहा है उसको इस प्रकार से ट्रीट करना है। बेटा आंसर यहाँ पे है आपका, इसलिए डिस्कशन कराया जा रहा है क्योंकि PYQ में टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले अनुनय, अवरोधन एंड पृथक्करण। सबसे ज्यादा कोई बच्चा क्लास में आदतन डिस्टरबेंस करता है तो उसे आउटसाइड ऑफ क्लासरूम भेजना है। ये सामाजिक नियंत्रण के प्रकार होते हैं। आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम भी हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। पहले अनुनय करेंगे, अवरोधन करेंगे और उसके बाद
पृथक्करण हो जाएगा, आइसोलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, जब भी कोई व्यक्ति समूह में अंतःक्रिया करता है तो उसके सामने द्विधा हो, जो अभी ऊपर डायलेमा की स्थिति उत्पन्न हुई थी, अगर इस असमंजस में व्यक्ति को न निकाला जाए तो वह क्रिया आसानी से नहीं कर पाएगा। अतः अभिविन्यास प्रकरण पैटर्न वेरिएबल के द्वारा कर्ता को द्विधा से छुटकारा मुक्ति दिलाने का प्रयास है। यह वस्तुतः कर्ता द्वारा की जाने वाली पारस्परिक अंतःक्रिया के विभिन्न पक्षों, उनके परिप्रेक्ष्य और सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, व्यवहार प्रतिमानों को विकल्प युक्त उपस्थिति के रूप में वर्गीकृत निरूपित करता है। पैटर्न वेरिएबल की जो बात हुई है, काम करने का एक तरीका, एक्शन लेने का एक तरीका किसी व्यक्ति के द्वारा किसी एक निश्चित दशा में, तो वो पैटर्न वेरिएबल की बात है। यहाँ पे पार्सन्स की बुक दी गई है इंपोर्टेंट, टुवर्ड्स ए जनरल थ्योरी ऑफ एक्शन। किस तरीके से हमारे सोशल एक्शन क्रिएट होंगे, उन चीजों की यहाँ पे बात की है पैटर्न वेरिएबल की, इस बुक में जिक्र किया है, प्रस्तुत किया है। तो ये इंपोर्टेंट बुक है आपकी, ये ध्यान रखना बेटा, नोट भी कर लेना कहीं पे। टुवर्ड ए जनरल थ्योरी ऑफ एक्शन, जिसमें कि पैटर्न वेरिएबल का जिक्र किया है। अब यहाँ पे आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी और उसमें किस तरीके से पैटर्न हावी होते हैं टू डू द एक्शन, उन चीजों का जिक्र किया है। ट्रेडिशनल सोसाइटी में भावात्मक है, पर्टिकुलरिस्टिक है, सामूहिक उन्मुखता है, और एस्क्रिप्शन है, और विशिष्टता है। जबकि मॉडर्न सोसाइटी की हम बात करेंगे, इस टाइप का कॉन्सेप्ट आपका इमाल दुर्खाइम के टॉपिक में भी बना करके मैकेनिकल ऑर्गेनिक सोलिडरिटी को समझाया गया था। भावात्मक तटस्थता है यहाँ पे मॉडर्न सोसाइटी में, सार्वभौमिकवाद है, आत्म उन्मुखता है, सेल्फ है, यहाँ पे कलेक्टिविटी को जोड़ दिया है, समाज है, यहाँ व्यक्ति है, अर्जित प्रदर्शित है। यहाँ पे आप देखोगे इसमें क्या है कि किसी के बाप दादा के पास कितनी जमीन है, वो इस चीज को हाईलाइट करते हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी में, बट मॉडर्न सोसाइटी में आप क्या है, इन चीजों को हाईलाइट किया गया है। नेक्स्ट है आपका डिफ्यूजन, विसरण। तो आप देखोगे ये टालकट पार्सन्स के द्वारा दो प्रकार के समाज दिए हैं, कहाँ पे कौन सी चीजें डोमिनेंट है, उन चीजों का उल्लेख इस टेबल के माध्यम से इन्होंने किया है। पार्सन्स के तनाव प्रबंधन में सामाजिकरण को आवश्यक मानते हैं। सामाजिकरण मैंने अभी आपको बताया है, सोशलाइजेशन इज ए लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस, जिसमें कि कोई व्यक्ति सोसाइटी के मूल्यों को अडेप्ट करता है, ये सोशलाइजेशन की प्रक्रिया है। प्राथमिक संस्थाएं और द्वितीयक संस्थाओं का जिक्र किया है। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, प्राइमरी इंस्टीट्यूशन के लिए सेफ्टी वॉल का कार्य करती हैं सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन। अब आपका क्वेश्चन आता है सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन में क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन आपका सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन में आ जाएगा। ये प्राइमरी इंस्टीट्यूशन यानी कि विवाह नामक संस्था के लिए सेफ्टी वॉल का कार्य करता है, ये आपके टालकट पार्सन्स कहते हैं। प्राथमिक संस्थाएं, सामाजिकरण के लिए दो संस्थाएं, प्राथमिक संस्थाएं और द्वितीयक संस्थाएं। प्राथमिक संस्था में परिवार के कार्य आ गए हैं आपके। सेकेंडरी में हमने यहाँ पे मेंशन किया है सेफ्टी वॉल का कार्य करता है। कॉन्स्टिट्यूशन व्यक्तित्व निर्माण में व्यक्तित्व का स्थिरीकरण, प्राइमरी इंस्टीट्यूशन, और व्यक्तियों को नियंत्रित करती हैं, ये सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन है। आप देखोगे किसी भी व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी बिल्डअप करने में प्राइमरी इंस्टीट्यूशन फोकस करता है, बट जब वो द्वितीयक संस्थानों में जाते हैं तो वहाँ ट्रेनिंग के थ्रू, जैसे आप देखोगे कि कोई व्यक्ति फौज में भर्ती हुआ है तो वहाँ पे सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन उसकी पर्सनैलिटी को बिल्डअप करेंगे अकॉर्डिंग टू जो आर्मी के रूल हैं उनके तरीके से। तो प्राइमरी और सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन का जिक्र पार्सन्स के द्वारा किया गया है। सामाजिक व्यवस्था के चार संरचनात्मक तत्व दिए हैं यहाँ पे आपके। सोशल स्ट्रक्चर मेनली किन किन चीजों से मिलकर के बनेगी, उनको लेकर के यहाँ पे फोकस किया गया है। नातेदारी, विवाह संबंधी, रक्त संबंधी, सामाजिक स्तरीकरण, पुरस्कार और दंड की बात की है। शक्ति व्यवस्था, शारीरिक शक्ति, और यहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ की बात की गई है। धर्म एवं मूल्य संगठन, रिलीजन एंड वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सामाजिक व्यवस्था के चार संरचनात्मक यहाँ इन्होंने जिक्र किया है। नातेदारी, सामाजिक स्त्रीकरण, सामाजिक शक्ति व्यवस्था, धर्म एवं मूल्य संगठन।
पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था की संरचना के 4 प्रकार बताए हैं। सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान, सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान, विशिष्ट अर्जित प्रतिमान और विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान। आप देखोगे इन्हें समझने के लिए पूंजीवाद समाज आपका सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान है। सार्वभौमिक प्रदत्त में नाजी जर्मन और भारतीय समाज आ जाएगा। वो एलिमेंट जो सभी समाजों में अर्जित किए गए हैं, उनकी एग्जिस्टेंस सभी जगह मिलती है, वो इसमें आ जाएंगे बेटा। और जो एलिमेंट सभी समाजों में प्रदत्त हैं वो इसमें आ जाएंगे। यूनिवर्सल आप उनके एलिमेंट देख सकते हैं। विशिष्ट अर्जित में पर्टिकुलर किसी ने अचीव किया है और विशिष्ट प्रदत्त में किसी को विशेष तौर पे ये चीजें मिली हैं। तो इस तरीके से इन्होंने सामाजिक व्यवस्था के 4 प्रतिमानों का यहाँ जिक्र किया है। थोड़ा इजी मोड में अगर देखोगे, सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान में फैमिली आ जाएगी, परिवार नामक संस्था हर जगह सोसाइटी में बाय बर्थ बच्चों को मिलती है, ये सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान में आपका आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन पार्सन से नेट की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं आपके। इन्होंने आगे बताया कि सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों और कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। संस्था, एजेंसी, सोशल पैटर्न, ग्रुप एंड सब ग्रुप, परिस्थिति एंड रोल, ये सामाजिक संरचना के तत्व दिए हैं इन्होंने, जिनसे सोशल स्ट्रक्चर मिलकर के बनती है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, सामाजिक स्त्रीकरण में पुरस्कार और दंड का निर्धारण मनमाने ढंग से नहीं किया जाता, बल्कि निम्न 3 आधारों पर गुण, व्यवहार कुशलता और मलकियत संपत्ति के द्वारा किया जाता है। ये पार्सन्स कहते हैं। सामाजिक स्त्रीकरण के 3 विशेषताएं, संपत्ति, गुण और क्रिया का उल्लेख किया है पार्सन्स के द्वारा। ये वो कोटेशन है जो आपकी पार्सन्स की हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं बेटा। यहाँ पे फादर ऑफ मेडिकल सोशियोलॉजी के नाम से इन्हें जाना जाता है। फर्स्ट टाइम इन्होंने डॉक्टर और नर्स को लेकर के स्टडी किया है, फादर ऑफ मेडिकल सोशियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। सिक रोल इन्होंने दिया है, रुग्ण भूमिका, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रुग्ण भूमिका। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्सन्स के, और पार्सन्स की बुक्स के साथ साथ इनके पैटर्न वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट करने हैं। जो आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी, इसमें मैं पार्सन्स से रिलेटेड आपके जो टॉपिक हैं, जो कुछ क्वेश्चन हैं, उनको लेकर के आऊंगा, जिससे कि आपको टालकट पार्सन्स की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हो जाए। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।